क्राइम रेट तब बढ़ रही है जब बेरोजगारी की दौर हद से ज्यादा गुजर रही है। क्योंकि जब आप बेरोजगार होंगे और आपको कोई कह दे कि मैं 20,000 रुपए तुम्हें देता हूं और फलाने व्यक्ति को तुम मार दो, आपकी तो उससे दुश्मनी थी, लेकिन हमारे लिए एक रोजगार मिला। ये अंकुश तभी लगेगी जब हमारे बिहार की सरकार ये सोच लेगी कि हमें खुद को बढ़ाने के बजाय बिहारियों को आगे बढ़ाया जाए, और एक एक बिहारी जिस दिन सोच लेगा कि हमें सरकार को वोट देने के बजाय सरकार से हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमें पहले जानना है, तब कहीं ना कहीं हमारे बिहार का जो है ना ये बेरोजगारी दर घटेगी। श्री बाबू के समय का इतिहास आप निकाल करके देख लीजिए तो हमारे बिहार में कितनी रोजगार थी, और लालू यादव की जब सरकार आई थी उसके बाद से जो है बिहार में जितनी कंपनियां थी वो सब के सब डर से भाग गई। दिन पहले तो एनडीए की सरकार थी, तो उस समय में तो बिहार में रोजगार या फिर उद्योग की व्यवस्था तो सरकार कर सकती थी। जेल फायर चल हो जाएगी, जाएगा तो क्या होगा? जेल जाने के तो डर सता। जेल जाने से क्या होगा, आप ही बताइए ना। आज मनीष भैया को जेल में ठूस दिया तो क्या हुआ? मनीष भैया का कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मनीष भैया पहले से कहीं और सशक्त हो गए। तो डर नहीं लगता है। क्यों डर लगे? जिस तरह से बिहार में क्राइम की रेट बढ़ रही है, हम्म। और आज मैं जब समस्तीपुर से पटना की तरफ जा रहे थे और आपसे मिले, बहुत सारी मुद्दों पे बातचीत हुई, और आपने कहा कि 3-3 यहाँ पे जो है गोलीकांड आज हुई है समस्तीपुर में। तो इतना ज्यादा क्राइम रेट कैसे बढ़ रही है? चाहे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दरभंगा की बात करें, या फिर समस्तीपुर की या बिहार की बात करें, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, क्राइम रेट बढ़ने का मुख्य वजह है कि क्राइम रेट तब बढ़ रही है जब बेरोजगारी की दौर हद से ज्यादा गुजर रही है। क्योंकि जब आप बेरोजगार होंगे और आपको कोई कह दे कि मैं 20,000 रुपए तुम्हें देता हूं और फलाने व्यक्ति को तुम मार दो, आपकी तो उससे दुश्मनी थी, लेकिन हमारे लिए एक रोजगार मिल गया, और रोजगार को लेकर के ये लोग क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, कहीं पर छिनैती कर रहे हैं, कहीं पर लूट कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ कुछ भी कर दे रहे हैं। मतलब ये सब का जड़ अगर कुछ है तो बेरोजगारी है। अगर आज बिहार में रोजगार होता तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट जीरो होती। आप आज आंख उठा करके आप देख लीजिए, बिहार में रोजगार दर जीरो, बिहार का स्वास्थ्य जीरो, बिहार में व्यवसाय जीरो, बिहार का शिक्षा विभाग जीरो। बिहार में हीरो क्या है, मतलब बहुत हाई रेट किया जा रहा है, क्राइम रेट हाई, रेप बहुत ज्यादा, उसके बाद छिनैती बहुत ज्यादा, डकैती बहुत ज्यादा। तो इस सब का जड़ क्या है? बेरोजगारी है। तो इस पे अंकुश कैसे लगेगी? आखिरकार लोग चैन की नींद कब सोएगी? देखिए, अंकुश तभी लगेगी जब हमारे बिहार की सरकार ये सोच लेगी कि हमें खुद को बढ़ाने के बजाय बिहारियों को आगे बढ़ाया जाए, और एक एक बिहारी जिस दिन सोच लेगा कि हमें सरकार को वोट देने के बजाय सरकार से हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमें पहले जानना है, तब कहीं ना कहीं हमारे बिहार का जो है ना ये बेरोजगारी दर घटेगा, और बिहारी जब रोजगार मांगेंगे सरकार से तब जाकर के ये क्राइम रेट घटेगा। लेकिन जब चुनाव आती है तो सरकार बोलते हैं अपने अपने पक्ष में कि हमारी कुर्सी आएगी, जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम इतना रोजगार देंगे। चाहे किसी भी पक्ष की बात किया जाए, किसी भी नेता की बात किया जाए, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो फिर वही बात होती है जो पहले था। ऐसा देखिए क्यों? देखिए, वजह है कि सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सरकार चाहती है कि हमारे राज्य की आबादी घटे। जनसंख्या भी कहीं न कहीं फैक्ट फैक्ट बन रहा है। जिस दिन से लोग चाह लेंगे कि हमें हम 2 हमारे 1 या हम 2 हमारे 2 हो जाए, तो कहीं न कहीं बेरोजगार के लिए इतना हाय तौबा नहीं मचाना पड़ेगा। लोगों को कम रोजगार में ही गुज़ारा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एक परिवार में 20 जन हैं, ठीक है? 2 बाप के 10-10 बेटे हैं, तो उसमें कितने लोगों को रोजगार चाहिए? कम से कम उसमें चाहिए 15 लोगों को रोजगार। अब 15 रोजगार कहाँ से सरकार लाएगी? सरकार बहुत से बहुत आपके घर में 3 लोगों को रोजगार दे सकती है, अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करे तो। एक क्षेत्र में अगर कंपनी आएगी, तो मुश्किल से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर एक गाँव मिला के ही 10,000 जनसंख्या हो जा रही है, तो कहाँ से सरकार भी रोजगार देने में लेकिन सक्षम है? जहाँ तक उद्योग फैक्ट्री की बात किया जाए तो बिहार में बहुत ही कम है। जी। तो ऐसा देखिए, क्यों? बिहार में कम नहीं था। श्री बाबू के समय का इतिहास आप निकाल करके देख लीजिए तो हमारे बिहार में कितनी रोजगार थी, और लालू यादव की जब सरकार आई थी उसके बाद से जो है बिहार में जितनी कंपनियां थी वो सब के सब डर से भाग गई थी। ये इतिहास आप निकाल करके देख लीजिए कि श्री बाबू के समय में हमारा बिहार कितना समृद्ध था, और आज के समय में हमारा बिहार कितना समृद्ध है। लेकिन कुछ दिन पहले तो एनडीए की सरकार थी, तो उस समय में तो बिहार में रोजगार या फिर उद्योग की व्यवस्था तो सरकार कर सकती थी। देखिए, सरकार व्यवस्था कर सकती थी, बस कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाती है। कर नहीं पाती है। क्योंकि आपने चुनाव में देखा था कि सुशील मोदी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, तो तेजस्वी यादव ने कह दिया हम 19 लाख रोजगार देंगे, और कैबिनेट के प्रथम प्रथम मीटिंग में हम 19 लाख रोजगार पर कलम चलाएंगे। लेकिन उनको अब अपने परिवार से छुटकारा मिले तब तो। अभी 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिए। वो तो शिक्षक सरकारी, डाटा ऑपरेटर पहले से ब्लॉक में, तो भैया 500 करोड़ रुपया गया कहां से? वो तो मोदी जी भी कहे थे कि 15 लाख खाते में जाएंगे। 15 लाख, देखिए 15 लाख खाते में कैसे आएंगे? मोदी जी ने कहा कि 15 लाख खाते में जाएंगे, लेकिन उस प्रकार का व्यवस्था हो पाए तब तो खाते में आएंगे ना। अच्छा, हम बात ये करेंगे कि आप जब न्यूज़ करते हैं तो बहुत सारे न्यूज़ ऐसा देखते हैं कि दौड़ते हुए करते हैं या कुछ बाद में करते हैं, जो कि दर्शक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक व्यू से देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यू जाता है 5-5, 8-8, 10-10 मिलियन। तो कैसे वो क्रिएट करते हैं? देखिए, क्रिएट नहीं करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कभी जिस माहौल में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि इस माहौल में किस प्रकार से वीडियो बनाया जाए कि हमारे देखने वाले जो प्यारे दर्शक हैं, उन्हें पसंद आएगी। तो अब दर्शकों के पसंद का चीज़ हम देंगे तभी तो लोग देखेंगे। हाँ,
जिस जगह पर सीरियसली होना चाहिए वहाँ हम सीरियस भी होते हैं। मीठी कांड आपने सुना होगा, जो बेगूसराय की हुई थी, जिसमें एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ निर्मम रेप करके और निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को छुपा करके रखा गया था। तो वो न्यूज़ भी मेरा ही कवरेज किया हुआ था। छठा दिन मैं पहुँचा था और छठा दिन पहुँचने के बाद जब मेरी वीडियो हाइलाइटेड हुई थी, तो एसपी साहब संज्ञान में मामला को लेते हुए उस पूरा मामला का उद्भेदन किए थे, तब जाकर मीठी की लाश मिली थी। और रही बात एंटरटेनमेंट करवाने की, तो वो तो लोगों को हर मूड में रखना आवश्यक है ना। बहुत सारे वीडियो को ऐसा भी देखा जाता है कि 12 बजे रात में, 11 बजे रात में अपलोड की जाती है और अंधेरा का सीन रहता है, समस्या जहाँ होती है वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो गोलीकांड की बात करें या फिर बलात्कार की जो घटना होती है वहाँ की बात करें या कुछ ऐसी भी एक्सीडेंट की मामला होती है जहाँ पर जाके न्यूज़ हम लोग कवरेज करते हैं, आप हो या हम हो या और यूट्यूबर हो। उस समय में कैसा फ़ील होता है? क्या एहसास करते हैं? देखिए, एहसास यही करते हैं, आज ही मान लीजिए आपके मधुबनी से एक भाई जो पैदल पटना जा रहे हैं, उनके लिए हम उठ करके आए, आप 11 बजे रात को कॉल किए, हाँ। हम कितने देर में आपके पास पहुँचे? आप पहुँचे मुश्किल से लगभग आधा घंटा में। आधा घंटा में। हुँ। अब बताइए हमें क्या लगा था कि कोई ऐसा लड़का जो बिहार को बदलने चला है और उसके पास हम पहुँचे, ये हमारी अंदर की इच्छा होती है कि हमें वहाँ पहुँचना है और पता नहीं कि ये क्या है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अंदर से धकेल करके पहुँचा देता है आपके पास। तो ये हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कभी-कभी जो न्यूज़ क बनाते हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो डर भी लगता डर होगा। किस बात का? डर किस बात का? हमारे पास खोने के लिए क्या है? एफआईआर हो जाएगा, जेल एफआईआर चले हो जाएँगे। जाएगा तो क्या होगा? जेल जाने की तो डर सताती होगी ना। जेल जाने से क्या होगा? आप ही बताइए ना। आज मनीष भैया को जेल में ठूँस दिया तो क्या हुआ मनीष भैया का? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मनीष भैया पहले से कहीं और सशक्त हो गए। अच्छा, तो डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? आप ही बताइए, आप भी करते हैं पत्रकारिता, क्या आपको कभी डर लगा है? डर तो नहीं लगता है लेकिन डराते रहते रहते कौन हैं लोग। डराएँगे? लोग। हमें हमें तो आज तक कोई डराने वाले मिले ही नहीं, हमसे ही डर के भाग जाते हैं, तो हम क्या करें? आप हमारा अक्सर वीडियो देखते होंगे जिसमें बिहार पुलिस हमको देख कर के भाग जाते हैं। लेकिन आज वही बिहार पुलिस जब हम आ रहे थे, तो एक डबल स्टार थे और एक सिंगल स्टार थे, जो हम नाम नहीं कहेंगे उस थाना का, हमें खदेड़ करके रोके और ज़बरदस्ती हमें चाय और ठंडा पिलाए, कि आपको पीना पड़ेगा, जिसमें कि हम उनको जानते भी नहीं थे और उनसे हमने परिचय भी नहीं किया। शायद इसलिए पिलाया कि अगली बार हमारा लेकिन आवाज़ ना उठाए या लेकिन हमको खदेड़े नहीं। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये शब्द कहा कि एक बात पता है रमन जी, आप हमारे थाना का जो है ना पोल पट्टी खोल करके रख दिए थे, जिसकी वजह से हम एसपी साहब काफ़ी डाँटे भी थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हम गलत कर रहे थे और हम चौकीदार को ड्यूटी में लगा रहे थे। तो लास्ट में जाते-जाते जो हमारा व्यूअर है उनको क्या कहेंगे? देखिए आप लोग हमारे भाई को इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए जैसे पहले से सपोर्ट करते आए हैं, ताकि ये भी एक दिन मनीष भैया की तरह पूरे बिहार में उभर करके सामने आए और आप तमाम मिथिला वासियों का शान बन सके। क्योंकि ये मिथिला से चल करके आज समस्तीपुर की धरती पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और समय अभी लगभग 1 बज रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे रमन राही और रमन राही नाम से इनका पेज चलता है जो कि समस्तीपुर में कहिए तो एक हिसाब से धूम मचाई हुई है और समस्तीपुर से लेके बेगूसराय तक ये लगातार काम करते रहते हैं। तो आप लोग को ये कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा और बाकी शेयर कीजिएगा। और मैं इनके आपको पेज को बच्चे-खुच्चे लोग फॉलो भी कर दीजिएगा। तो अच्छा लगा हम लोग मुद्दा से लेके एंटरटेनमेंट से लेके बहुत सारी बात किए हैं और बहुत सारी बात करने का मन भी है लेकिन रात्रि ज़्यादा हो चुका है तो बाद बाकी आगे भी बात देखिए, होती ज़्यादा रहेगी। बातचीत कीजिएगा ना तो घर के बगल से एगो लाठी लेके निकलेंगे, कहेंगे भाई सोने दो, हम दिन भर खेत में काम किए हैं, हम नेता नहीं है क्योंकि जो ऐसे रात्रि घूमे। 1 बज गए। ये लोग नेता देखिए ना ज़रा, ये नेता का घर थोड़े है कि बेचारे लोग एसी में घूमें। नेता के घर रहता है तो रोड ऐसा रहता है क्या? कहाँ पे खड़े हैं? ये बेचारे लोग आप कहाँ पे खड़ा है? रोड हम तो ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे नेताजी के एक बच्चे पैर नहीं रख सकते हैं। अगर पैर रख दिए तो कहेंगे छी लेकिन हम पापा। लोग को तो नहीं ऐसा ही रोड मिलता है। ऐसे कहेंगे हम लोग को कैसा रोड देखिए मिलता है? हम लोगों को तो यही मिल रहा है जो नेताजी के बेटा-बेटी अगर आ जाएँ तो ऐसे कहेंगे, ओह माय गॉड पापा ये क्या है? ऐसे कहेंगे हाँ। क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा इस प्रकार की गंदगी। लेकिन हम लोग को तो इस रोड के पानी में घुसना पड़ता है, गंदगी में घुसना पड़ता है और दिखाना पड़ता है नेताजी को कि देखिए ऐसी है विकास। क्या कीजिएगा ये हमारा बिहार है और बिहार में अभी जनगणना करवानी थी गरीब और अमीर का, रोजगार और बेरोजगार का, छत के घर वाले और मरई के घर वाले का, खपरा के घर वाले और मिट्टी के भिट्टी वालों का, लेकिन करवाया किसका? यादव जी कितने हैं भैया बिहार में? 14%। ब्राह्मण कितने हैं भैया? 2.5%। राजपूत कितने हैं? भूमिहार कितने हैं? मुस्लिम कितने हैं? पासवान कितने हैं? इससे क्या हुआ जानते हैं? उनको अब आसान हो गया चुनाव में वोट जीतना क्योंकि आपको डाटा नहीं मिला कि किस क्षेत्र में कितने पासवान हैं, किस क्षेत्र में कितने यादव हैं। डाटा मिला किसको? पार्टी के मुखिया को कि भैया सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में इतने ब्राह्मण मतलब हैं। इससे कोई फायदा नहीं। बिस्फी विधानसभा मतलब जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं। हमारे और आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा किसको मिला है? मतलब एक वोट बैंक बना है। फ़ायदा किसको मिला है? जेडीयू को, फ़ायदा किसको मिला है? बीजेपी को। हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू और हम लोग खुश हैं कि हमारी जात की सरकार है। तो भैया सरकार किसी के बाप की नहीं है, किसी की जात की नहीं। कुर्सी की।
बस कुर्सी की सरकार है, अपने पेट की सरकार है। आज उनका तबीयत खराब होता है तो बिहार में एक भी डॉक्टर नहीं मिलता और वो जाते सिंगापुर ऑपरेशन करवाने के लिए, और उनके बिहार की जनता की जब किडनी खराब होती है तो पीएमसीएच में जा करके मर जाता है, और उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है किस पर पता है? फाइबर पर ब्लड टेस्ट किया जाता है। जो बेचारा नासा भी अब पीएमसीएच का जो एक फोटो देखा था, नासा का भी आज तक दिमाग घुमा हुआ है कि आखिर पीएमसीएच में एक फाइबर पर कैसे ब्लड टेस्ट हो रहा है। बात करते-करते बहुत ज़्यादा बात होती जा रही है। रात्रि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 बजने वाली है। तो हम और भी बात आगे वीडियो में करेंगे। बाद बाकी बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।